और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन है ये। अब आप सोच रहे हो सर ये सबसे पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 46, ऐसा क्यों सर? पहला क्वेश्चन है तो पहला नंबर लिखना चाहिए। तो जो बच्चे पुराने हैं उन बच्चों को पता होगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 इस पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बेटा 26 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, उसके बाद 19 क्वेश्चन कर चुके हैं, 45 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं यूपीएससी के पिछले 2 साल में। अब हम 46 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे कि 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जो हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस से बाहर थे, है ना। ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे। ठीक है, चलिए आज जानेंगे हम 2017 का पेपर करने के बाद। ठीक मेरे भाई। हाँ जी, 2018 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 था, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो 2017 का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है ना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यदि एक कार्यकाल में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार केवल अवकाश के दिन माने जाएं, अवकाश के दिन माने जाएं, है ना। और वैसे आजकल बैंकिंग में यही होता है बेटा। आजकल बैंकिंग की जो छुट्टी होती है ना। अभी कोरोना के चक्कर में तो पता नहीं क्या माहौल है, लेकिन पहले तो यही होता था, हर संडे छुट्टी होती थी और सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता था, बैंक होता था ना। तो वैसे ही हमें बोला गया है सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ है और हर संडे ऑफ है। तो हमें ये बताना है किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, है ना। वॉट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज। बेटा मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डेज चाहिए, कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डेज चाहिए हमें, मिनिमम। अब मुझे बताओ बेटा सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? सर सबसे छोटा महीना फरवरी होता है 28 दिन का। अब इसमें से बेटा संडे और सैटरडे हटा दो। कितने हर महीने में कम से कम कितने संडे होते हैं? सर हर महीने में कम से कम 28 दिन होते हैं। 28 दिन का मतलब है हर महीने में 4 हफ्ते तो बेटा बनते ही बनते हैं। हर महीने में कम से कम 4 हफ्ते होते हैं, हर महीने में होते हैं। तो एक हफ्ते में एक संडे आता है, 4 हफ्ते में 4 संडे आते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा फरवरी एक ऐसा महीना होता है जिसमें एग्जैक्ट 4 वीक्स होते हैं। इसका मतलब फरवरी एक ऐसा महीना है जिस महीने में सारे दिन इक्वल टाइम्स आते हैं। मतलब फरवरी में 4 संडे होते हैं, 4 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन 4 होते हैं। फरवरी पक्षपात नहीं करता। जो जो 28 दिन की फरवरी होती है उसमें हर दिन 4 बार आते हैं। चाहे फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 फरवरी का कौन सा दिन है, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि फरवरी 28 तारीख की है, 28 दिन की है। तो फरवरी में 4 संडे होंगे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 सैटरडे। तो बेटा 4 तो संडे की छुट्टी मिल गई हमें, और सेकंड और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी मिल गई। तो टोटल कितनी छुट्टियां मिल गई? 6 छुट्टियां मिल गई। 28 में से 6 घटा दो तो कम से कम 22 दिन तो काम करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 22। तो 22 इज द राइट आंसर। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है? और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको एक आईएएस अधिकारी बनाएगा। ठीक है, हाँ जी। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 22। चलिए मेरे भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं, है ना। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रैंकिंग का क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। और बता दो बेटा ये अगर मेरी क्लास का क्वेश्चन नहीं है तो। शायद कल एक बच्चा पूछ भी रहा था मुझसे, सर वो पास और फेल वाला क्वेश्चन कराना रैंकिंग में। और मेरे भाई देख लो यूपीएससी 2017 में ही क्वेश्चन उठ कर आया है और मैंने एज इट इज क्वेश्चन क्लास में कराया है। 1 मिनट 10 सेकंड का समय है, जल्दी से सॉल्व।
हाँ जी। आ गया आंसर। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है और रैंकिंग का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगना है। 15 स्टूडेंट फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52। मेरे भाई एक क्लास में 52 स्टूडेंट है, ठीक है। 52 20 52 स्टूडेंट्स हैं, 52 स्टूडेंट हैं। अब वो क्या कह रहा है भैया, 15 छात्र तो फेल हो गए। 15 छात्र फेल हो गए तो बेटा 15 को निकाल दो। तो 15 छात्र फेल हो गए तो कितने छात्र बचे हमारे पास? 37, 37 छात्र बचे, है ना। 37 बचे। अब वो कहना क्या चाह रहा है हमसे कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई, इनकी एक सूची बनाई गई और उस सूची में रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है। मेरे दोस्त, 37 छात्रों में, 37 स्टूडेंट्स में जो रमेश है वो ऊपर से 22वें स्थान पर है। तो हमसे पूछा है रमेश का नीचे से स्थान क्या होगा। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जब भी पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन होता है, हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं या लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करते हैं, तो कभी भी टोटल में से नहीं घटाते। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। हम कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। हम 37 में नहीं, 38 में से घटाएंगे। 38 माइनस 22, 16, 16 आंसर आ गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीधा 37 में से 22 को कम कर देंगे। तो बेटा 37 में नहीं, हमेशा एक ज्यादा ही रैंकिंग का कंसेप्ट होता है। जैसे आपने क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, अक्सर एसएससी सीजीएल में आता है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है। एक कक्षा में 50 छात्र हैं और उन 50 छात्र में जो मोहन है या एक पंक्ति में 50 छात्र हैं, मोहन दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। तो बेटा मोहन का बाईं ओर से स्थान क्या होगा? मोहन का बाईं ओर से स्थान क्या होगा? उसी पंक्ति में, एक पंक्ति में 50 छात्र बैठे हैं, मोहन दाईं ओर से 20वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में मोहन बाईं ओर से कितने स्थान पर होगा? ये सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सोचो यूपीएससी में पूछ लिया तो सीजीएल तो क्या है, हाँ, 2.5 नंबर का। वैसे सीजीएल में भी आजकल 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा 50 को कितने में से माइनस करेंगे? सर 50 को 51 में से माइनस कर दो। 51 माइनस 20, 31। हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, हमेशा एक ज्यादा में से। तो ये रैंकिंग का कंसेप्ट होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर कौन कितनी जल्दी देने वाला है। हाँ जी, ये है तीसरा क्वेश्चन। ओहो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है मेरे भाई, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन कितनी जल्दी आंसर देगा। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ ए माइनस बी का अर्थ, ठीक है। और हमें बताना है इसका अर्थ क्या होगा। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को डील करो, सॉल्व करो फटाफट से। रीजनिंग ओनली पजल सीटिंग अरेंजमेंट बैच फॉर बैंक मेंस फॉर 2 मंथ्स। तारिक खान, पढ़ लिया मैंने आपका मैसेज, ठीक है मेरे भाई, पढ़ लिया मैंने। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, टेंशन ना लो बेटा, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की हम, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का भी कुछ कराएंगे, ठीक है, परेशान ना हो। उसकी वीडियोस भी, क्वेश्चंस कराएंगे अच्छे अच्छे लेवल के। योगेंद्र, गौतम, हिमांशु, नवीन, मोहित, सौम्या, भरत कुमार, विपिल। सबका आंसर एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि इस इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा। तो मेरे भाई ये बताओ पहले तो, P प्लस आर माइनस क्यू,
P प्लस आर माइनस क्यू, जब भी ऐसी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं कोडेड बिलोट रिलेशनशिप में, तो हम इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम P प्लस आर का मतलब निकालेंगे। P प्लस आर का मतलब क्या है बेटा? P प्लस आर का मतलब, जैसे A प्लस बी का मतलब है, A प्लस बी का अर्थ है A बी का पुत्र है। क्या अर्थ है A प्लस बी का? A बी का पुत्र है। तो P प्लस आर का अर्थ हो गया P आर का पुत्र है, P इज द सन ऑफ आर। अब बेटा P बेटा है तो P को ट्राइंगल में बंद कर दो। ये किसका बेटा है? ये R का बेटा है, तो R को ऊपर बना दो। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट होंगे यानी कि पुरुष, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी यानी कि महिला, ठीक है, ये पुरुष है ट्राइंगल में और सर्किल में है महिला। और बेटा हम अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप पर्सन को ऊपर नीचे रखते हैं। जैसे पिता ऊपर आएगा हमेशा, पुत्र हमेशा नीचे आएगा। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जो व्यक्ति पहले आएगा उसको ऊपर और जो बाद में आएगा उसको नीचे रखेंगे हम। तो मेरे भाई P R का पुत्र है, P पुत्र है तो P नीचे R ऊपर। R माइनस क्यू को क्या पढ़ोगे? जैसे A माइनस बी मीन्स A B की पत्नी है, तो R माइनस क्यू को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, R Q की पत्नी है, R इज द वाइफ ऑफ Q। ये किसकी पत्नी है? पत्नी है तो सर्किल, किसकी पत्नी है? Q की, तो इनकी शादी हमने Q से करा दी। अब हमसे पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है Q P का पुत्र है। बेटा क्या Q P का पुत्र है? नहीं, नहीं, Q P का पुत्र नहीं, Q P का पिता है। Q इज द फादर ऑफ P। अच्छा, क्या Q P की पत्नी है? Q पत्नी है P की? नहीं सर, Q इज द फादर ऑफ P, Q इज द फादर ऑफ P, Q P का पिता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेल डन, गुड जॉब। तो बेटा ये है यूपीएससी के क्वेश्चन, देख लो आप और मुझे बता दो कि अगर क्लास में ना पढ़े हो, आपके क्लास के पढ़ाई से बाहर हो तो बताओ। तो यूपीएससी हो कुछ हो, ओहो ये क्वेश्चन आया, कुछ पजल का क्वेश्चन है मेरे भाई। थोड़ा सा दिखने में शायद आपको दिक्कत हो जाए, इस क्वेश्चन को करो, इसको सॉल्व। पजल का क्वेश्चन है, दूं आपको 30 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इनमें से कौन टेनिस की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों है। हमें यह बताना है टेनिस की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों कौन है। आपके पास 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 30 सेकंड के अंदर बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो फटाफट से, विद इन 30 सेकंड। कि इनमें से कौन, रीजनिंग बैक मेन बैच ऑन करियर विल। तारिक खान भैया सुन ली आपकी बात हमने, ठीक है सर। आपने बैंक स्पेशल बैच में मशीन इनपुट आउटपुट के न्यू पैटर्न क्या बता रहे थे सर? इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? मेरे भाई मनदीप कुमार, ये क्या लिखा हुआ है आप देखो। मैंने इसीलिए ना सबसे पहले आपको 2019 के पेपर कराए थे ताकि आप एक्चुअल में सच्चाई जानो 2019 में क्या हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट। फिर मैंने 18 के पेपर कराए, 18 के, अब हम 17 के करा रहे हैं। तो होता क्या है, पिछले 3-4 साल के जब हम पेपर कर लेते हैं ना, तो हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि चल क्या रहा है मार्केट में। तो जैसे यूपीएससी का हमने आइडिया लिया, ऐसे में आपको बैंकिंग के क्वेश्चन कराऊंगा बेटा एज इट इज क्वेश्चन जो पेपर में आए होंगे। फिर हम एसएससी के क्वेश्चन करेंगे एज इट इज जो पेपर में आए होंगे, ताकि कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो हमारा। अब देखो होता क्या है कि मान लो कोई हमने चैप्टर पढ़ा, कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, और उस चैप्टर में अगर मान लो 10 क्वेश्चन हैं और उन 10 में से 9 ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही खराब क्वेश्चन है। अब मान लो कोई आपको वो पहला ही वही क्वेश्चन आपको करा दे, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो जाएगा, आपका मोरल कितना डाउन हो जाएगा, जबकि आपको पता है ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली आएगा एग्जाम में। तो हमेशा कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए, तैयारी सब कुछ होनी चाहिए, मतलब कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए, तैयार हर सिचुएशन के लिए आपको होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तैयार तभी होगा ना जब कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। रीजनिंग बैंक मेंस न्यू बैच ऑन करियर विल, अरे भैया कितनी बार लिखोगे तुम? ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? इन अ ग्रुप ऑफ 6 women देयर आर 4 टेनिस प्लेयर, 4 पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी। देखो क्वेश्चन क्या है, 6 महिलाओं का एक ग्रुप है, 6 महिलाओं का एक ग्रुप है, जिनमें से 4 महिला तो है टेनिस प्लेयर। देखो 4 महिला तो है टेनिस प्लेयर और 4 महिलाएं हैं पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी। 4 महिलाएं हैं पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी। और एक है पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, एक है पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स,
उसके बाद 3 महिलाएं हैं बैंक एम्प्लॉय, 3 महिलाएं हैं बैंक एम्प्लॉय। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब नाम लिख लो महिला के। पहला पॉइंट क्या है? विमला, विमला, कमला, विमला, कमला, विमला, कमला आर द बैंक एम्प्लॉयज। बेटा ये दोनों बैंक एम्प्लॉय हैं, ये दोनों बैंक एम्प्लॉय हैं। विमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉयज। वाइल आमला, अमाला, अमाला नाम है या आमला है? अमाला एंड कोमला, अमाला एंड कोमला, ये दोनों कौन हैं? ये अनएम्प्लॉयड हैं, ये अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयड हैं, इनकी बेचारों की नौकरी नहीं लगी है दोनों की। कोमला एंड निर्मला, कोमला एंड निर्मला। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो पजल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम कॉलम मेथड में सॉल्व करते हैं। आपने देखा था कि 2018 में एक पजल आई थी और उस पजल से रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो 15 नंबर की पजल थी। 15 नंबर की पजल थी कि नहीं थी? हाँ जी सर, वो भी हमने कॉलम मेथड से सॉल्व करी थी और इस पजल को भी हम कॉलम मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो कोमला एंड निर्मला, कोमला एंड निर्मला आर अमंग द टेनिस प्लेयर। कोमला एंड निर्मला ये दोनों टेनिस प्लेयर हैं। कोमला एंड निर्मला ये दोनों टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, कोमला एंड निर्मला आर अमंग द टेनिस प्लेयर। आमला एंड कमला, कोमला, नाम भी तो अजीब अजीब है। अमला, अमाला, कमला, कमला, कोमला, कोमला, निर्मला, निर्मला आर आर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी। ये पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी है, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी है, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी है, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी है। ऑफ हुम 2 आर बैंक एम्प्लॉय। इनमें से 2 बैंक एम्प्लॉय हैं, इनमें से 2 बैंक एम्प्लॉय हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इन चारों में से 2 बैंक एम्प्लॉय हैं। बेटा ये अनएम्प्लॉयड है, ये कभी बैंक एम्प्लॉय नहीं हो सकती। ये भी अनएम्प्लॉयड है, ये भी कभी बैंक एम्प्लॉय नहीं हो सकती। अच्छा, एक बैंक एम्प्लॉय तो ये है और एक और बैंक एम्प्लॉय है, तो वो बैंक एम्प्लॉय पक्का निर्मला है, वो बैंक एम्प्लॉय पक्का निर्मला है। क्योंकि इन चारों में से कोई 2 बैंक एम्प्लॉय है, ये दोनों बैंक एम्प्लॉय कभी नहीं बन सकती, तो डेफिनेटली ये और ये बैंक एम्प्लॉय है। नेक्स्ट, if Shyamala is a postgraduate in commerce, if Shyamala is a postgraduate in commerce, then who among the following in both a tennis player and bank employee? हमें ये बताना है टेनिस प्लेयर और बैंक एम्प्लॉय दोनों कौन है। तो मेरे भाई टेनिस प्लेयर और बैंक एम्प्लॉय दोनों कौन है? तो आपको कौन दिखाई दे रहा है? टेनिस प्लेयर और बैंक एम्प्लॉय दोनों। टेनिस प्लेयर बैंक एम्प्लॉय, टेनिस प्लेयर बैंक एम्प्लॉय, टेनिस प्लेयर बैंक एम्प्लॉय। सर टेनिस प्लेयर और बैंक एम्प्लॉय, तो निर्मला इज द बोथ टेनिस प्लेयर एंड बैंक एम्प्लॉय। निर्मला दोनों ही है, वो टेनिस प्लेयर भी है और बैंक एम्प्लॉय है। हाँ जी, बहुत सही फरमाया आपने। गौतम कुमार शर्मा, मनोज, नवीन सिंह, नवीन पाल, मनदीप कुमार, हाँ जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है। ओके, ये आ गया बेटा क्लॉक का क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन क्लॉक का है। पहले देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसके ऑप्शंस में बाद में दिखाऊंगा आपको। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? फिर मैं बाद में दिखाऊंगा आपको इस क्वेश्चन की ऑप्शंस। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिखाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है। बेटा एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमे हो जाती है। मेरे पास एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 2 मिनट पीछे चली जाती है, 2 मिनट पीछे चली जाती है। ठीक है मेरे भाई। जबकि एक दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। एक दूसरी घड़ी है मेरे पास जो हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। एक दूसरी घड़ी है जो हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, इस पहली घड़ी और दूसरी घड़ी दोनों में
24 घंटे में कितना अंतर आ जाएगा? सर इन दोनों घड़ियों में 24 घंटे में जो अंतर निकल कर आएगा, ये 2 मिनट पीछे चली जाएगी, ये 2 मिनट आगे। इसका मतलब टोटल 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, एक घड़ी 2 मिनट पीछे चली गई, एक घड़ी 2 मिनट आगे चली गई, तो टोटल 4 मिनट का अंतर आ जाएगा 24 घंटे में। आएगा कि नहीं आएगा? टोटल 4 मिनट का अंतर 24 घंटे में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों घड़ियों में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। दोनों घड़ियों में 4 मिनट का अंतर कितनी देर में आ जाएगा? 24 घंटे में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कोई भी दो घड़ी है, एक घड़ी पीछे जा रही है, एक घड़ी आगे जा रही है। अगर दोनों घड़ियों में 8 बजे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि दोनों घड़ियां 8 बजा दें? क्योंकि एक घड़ी तो पीछे जा रही है, एक घड़ी आगे जा रही है। सर ऐसा तब संभव होगा कि जब एक घड़ी सुबह के 8 बताएगी और एक घड़ी रात के 8 बताएगी। ऐसा तब संभव होगा जब एक घड़ी सुबह के 8 बताएगी और एक घड़ी रात के 8 बताएगी। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो घड़ी 3 बजे है, 3 बजे है तो एक घड़ी तो 3 से पीछे चलना शुरू करती है, एक घड़ी 3 से आगे चलना शुरू करती है, और दोनों 8 बजाती हैं। ऐसा कब संभव होगा? जब एक सुबह की 8 बजाएगी और एक रात की 8 बजाएगी। इसका मतलब है दो खराब घड़ियां, एक धीमी और एक जब तेज चलती हैं, तो वो जो एक साथ सही समय दिखाती हैं पहली बार, वो कितने घंटे के अंतराल में दिखाती हैं बेटा? 12 घंटे के अंतराल में दिखाती हैं। दोबारा सही समय वो एक सा कैसा दोबारा एक सा समय कब दिखाएंगी? जब बेटा पूरे 24 घंटे का अंतर आएगा। तिवारा एक सा समय कब दिखाएंगी वो? जब 36 घंटे का अंतर आएगा। लेकिन लेकिन बेटा ये सिचुएशन तब काम करती है जब घड़ी हमारी 12 घंटे के फॉर्म में हो। यानी कि घड़ी में जब रात के 1 बजेंगे तब भी 1 बजा हो, दिन के 1 होंगे तब भी 1 बजा हो। लेकिन अगर घड़ी हमारी 24 घंटे के फॉर्मेट में है, 24 घंटे के फॉर्मेट में दोपहर का 1 को हम 13 बोलते हैं, दोपहर के 2 को हम 14 बोलते हैं, दोपहर के 3 को हम 15 बोलते हैं। तो 24 घंटे की घड़ी के फॉर्मेट में अगर दो खराब घड़ियां एक सा समय दिखा रही हैं, तो वो कब दिखाएंगी बेटा? वो तभी दिखा सकती हैं जब उनमें पहली बार 24 घंटे का अंतर हो, ना कि 12 घंटे का अंतर हो। तो 12 घंटे की घड़ी के फॉर्मेट में दोनों घड़ियां एक सा समय दिखाती हैं 12 घंटे के अंतर में। लेकिन 24 घंटे के फॉर्मेट वाली अगर घड़ी है, तो वो एक सा समय तभी दिखाएंगी दोनों घड़ियां जब कितने घंटे का अंतर हो? पहली बार 24, दोबारा सही समय 48 घंटे का अंतर हो। तो ये जो घड़ी है हमारी, एक विशेष एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। मान लो एक घड़ी है, एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। यदि 24 घंटे वाली घड़ी का अनुसरण करें, देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 24 घंटे वाली घड़ी का अनुसरण करें। बेटा हमें 12 घंटे की घड़ी का अनुसरण नहीं करना, हमें 24 घंटे की घड़ी का अनुसरण करना है। यानी कि जिसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बजते हैं, हमें उस घड़ी का अनुसरण करना है। तो 24 घंटे वाली घड़ी का अगर अनुसरण करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कि दोनों घड़ियों में 4 मिनट का अंतर आता है 24 घंटे में, और दोनों घड़ियां 24 घंटे को फॉलो करती हैं, तो एक सा समय पहली बार कब दिखाएंगी? पहली बार सर एक सा समय तब दिखाएंगी जब पूरे 24 घंटे का अंतर आएगा। तो बेटा दोनों घड़ियों में 24 घंटे का अंतर कब आएगा? 4 मिनट का अंतर आया 24 घंटे में, तो 24 घंटे का अंतर कितनी देर में आएगा? 24/4 गुणा 24। लेकिन क्योंकि ये मिनट है तो इसको भी हम घंटे में बदल लेंगे बेटा 60 से भाग करके। तो ये आ गया 24 गुणा 60/4 घंटे। इतने घंटे बाद दोनों घड़ियां एक सा समय दिखाएंगी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब अगर घंटे को हमें दिन में बदलना है, दिन में अगर हम इसे दिन में बदलना चाहते हैं तो हम 24 का भाग कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 का भाग कर दिया, 24 से 24 कट गया, 4 छिंग 24, 6 छिंग 36, यानी कि 360 दिन बाद, ठीक 360 दिन बाद, ठीक 360 दिन बाद दोनों घड़ियां एक सा समय दिखाएंगी। ठीक ठीक है मेरे भाई। ठीक 360 दिन बाद दोनों घड़ियां एक सा समय दिखाएंगी। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन बेटा 2 सेकंड वाले आ जाएं। इसीलिए हम कहते हैं ट्रिक सीखने से पहले कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि जिस बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे वही हर क्वेश्चन को बना सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड ही आए। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड नहीं है बेटा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन बना दोगे। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए।
देखो दोनों घड़ियों में 4 मिनट का अंतर 24 घंटे में आएगा। अब दोनों घड़ियां 24 घंटे के फॉर्मेट को फॉलो करती हैं, तो दोनों घड़ियां एक सा समय कब दिखा सकती हैं? जब दोनों घड़ियों में ठीक 24 घंटे का अंतर हो। एक में तो सोमवार के 8 बजे हो, एक में मंगलवार के 8 बजे हो। सिंपल सी बात ये है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। तो 4 मिनट का अंतर 24 घंटे में निकला, तो 24 घंटे का अंतर कितनी देर में निकलेगा? समझ गए सर? 19 मिनट ऐड कर लो सर। क्या कहना चाह रहे हो? 19 में ऐड कर लो। कौन सा 19 में ऐड कर ले बेटा? 19 में ऐड नहीं होगा, वो बैच तो कब का एडमिशन क्लोज हो चुका, उसमें तो 15 दिन हो गए एडमिशन क्लोज किए भैया। अब न्यू बैच का इंतजार करो, 19 को छोड़ो, नए बैच का इंतजार करो। हाँ जी। रीजनिंग न्यू बैच आ जाएगा 15 जून के आसपास, 20 जून। ठीक है, 20 जून को आएगा बेटा। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। चलिए, तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 कौन सॉल्व करेगा जल्दी से? क्वेश्चन नंबर 51 को, छठे क्वेश्चन, जल्दी से आज बेटा। ये भी देखो घड़ी का ही क्वेश्चन आ गया। अब देखो एक घड़ी का, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज तो कराई नहीं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें ये बताना था कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन तो देखें। देखो ऑप्शन क्या दिए हैं हमें? ऑप्शन सर दिए हैं, ये है 4 ऑप्शन हमारे पास। हाँ, हमें ये ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन देखो, बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रीवियस क्वेश्चन का। हमें ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 30 दिन पूरे होने के बाद दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाएंगी फिर से। 30 दिन पूरे होने के बाद दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाएंगी फिर से, गलत, क्योंकि हमारा आंसर 360 निकला था। 90 दिन पूरा होने के बाद दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाएंगी फिर से, गलत। 120 दिन पूरे होने के बाद दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाएंगी, गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। उपरोक्त कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि दोनों घड़ियां 360 दिन पूरा होने के बाद एक सा समय दिखाएंगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। बेटा तारिक खान, जो मैंने ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट दिया है वो बैंकिंग के हर एग्जाम को सॉल्व करेगा। इसी चैनल पर ओनली अ फ्यू वाली एक वीडियो पड़ी हुई है बेटा, आप उस वीडियो को जरूर देखो। ओनली अ फ्यू की एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखो, फिर आप एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ठीक है, इसी चैनल पे पड़ी है मैंने ओनली अ फ्यू की वीडियो। ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच अभिषेक माथुर। हाँ, अब हम एक और क्वेश्चन पे थे, और देखो बेटा ये भी क्वेश्चन घड़ी का है। ये भी घड़ी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन आपके सामने, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन सिंपल है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, 4 बजे 4 बार बजती है, 5 बजे 5 बार बजती है। तो क्वेश्चन था, यदि 5 बजे इसको बजने में 12 सेकंड लगते हैं, 5 बजे 5 बजे ये 12 सेकंड का टाइम लेती है, तो बेटा 10 बजे कितने मिनट का समय लेगी? अरे मेरे भाई, अगर 5 बजे 5 बार बजती है तो 10 बजे 10 बार बजेगी। तो अगर 5 बार बजने में वो 12 सेकंड का समय लेती है, तो 10 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? 10 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? 24 सेकंड का समय लेगी। सिंपल सी बात है भैया। 5 बार बजने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो 10 बार बजने में 24 सेकंड का समय लेगी। अब आपने एक चीज नोट की कि इससे पुराना वाला जो क्वेश्चन था वो कितना कंसेप्चुअल था, और ये भी घड़ी का क्वेश्चन है, और ये कितना आसान है। तो हर वैरायटी एग्जाम में हमें देखने को मिलती है, हर वैरायटी, है ना। हमारा माइंड हर वैरायटी के लिए एकदम परिपक्व होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। पता चले हमारा माइंड सिर्फ सोचता है सिर्फ टफ ही क्वेश्चन आते हैं, या हम सोचते हैं सिर्फ इजी ही क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है। सारी वैरायटी हमें एग्जाम में मिलती है। ठीक है। हाँ जी, तो हमारे माइंड हर वैरायटी के लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि वो हर सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सके।
ऐसा ना हो कि आप सिचुएशन ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी होता है ना, आप सोच के गए एकदम हलवा पेपर ये आने वाला है और आ गया पेपर कंसेप्चुअल, फंस गए। कभी कभी आप सोच के टफ पेपर आने वाला है, एकदम हलवा आ गया, आपको यकीन ही नहीं होगा ऐसा कैसे हो गया। एक एक हर बार आप एक एक क्वेश्चन को दो दो बार पढ़ोगे कि इतना इजी नहीं आ सकता पेपर। चलो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाते हैं अपनी, है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का। अभिषेक रामातो, धर्मवीर उर्मिला वर्मा। इजी की स्पेलिंग ये होती है किस में? इजी कौन सा इजी बेटा? किसको करेक्ट कर रही हो आप, मुझे या किसी और बच्चे को? देखो आप कभी भी सर आप तो रीजनिंग के फूफा जी हो, सोनू सेन। अच्छा हम रीजनिंग के फूफा जी हैं, फिर रीजनिंग की बुआ जी कौन है? हम्म, हद है हद। कमेंट करने की भी एक लिमिट है। चलिए मेरे भाई, हाँ जी, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। सभी जानते हैं बेटा कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सभी जानते हैं मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो पहला कंक्लूजन है ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं? गलत, गलत। 80% लोग नहीं करते होंगे सुबह की सैर, तो क्या वो स्वस्थ नहीं है? स्वस्थ है। हाँ मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ बट इट डजंट मीन कि जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं दुनिया में वो मॉर्निंग वॉक करते ही हैं। गलत। दूसरा है मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये भी गलत। अगर ऐसा होता तो जो लोग मॉर्निंग वॉक नहीं करते वो कभी स्वस्थ नहीं रहते, ऐसा नहीं है। हमें ये कहा जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक अच्छी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे स्वस्थ व्यक्ति मॉर्निंग वॉक ही करते हैं या बिना मॉर्निंग वॉक के हम स्वस्थ नहीं रह सकते, ऐसा तो कहीं नहीं दिया। हाँ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ऐसा बोला है। तो इसीलिए दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं और इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला निष्कर्ष निकाला जा सकता ना दूसरा। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला निष्कर्ष निकाल सकते ना ही दूसरा। मेरे भाई मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है बेटा, अनिवार्य नहीं है। अगर हम अनिवार्य कह देना इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते तो आप स्वस्थ नहीं हो, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए इसीलिए ठीक है मेरे भाई। हाँ जी सुरेंद्र सिंह, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन पर आते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन है क्या आज? 20 ही क्वेश्चन थे बेटा, ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं क्या हम? क्यों भाई, ज्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं क्या? चलो अभी तक 53वीं क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। हम्म, हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि 6 लड़के हैं ए बी सी डी ई एफ। भैया 6 लड़के हैं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लड़के हैं। 6 लड़के हैं ए बी सी डी ई एफ और ताश का एक खेल खेलते हैं। ताश का एक खेल खेलते हैं, इन पर ताश खेलने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों की एक गड्डी है। भैया हर व्यक्ति के पास ताश के पत्तों की एक गड्डी है और 10-10 पत्तों की एक गड्डी है हर के पास। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं लेकिन यहाँ पर टोटल 60 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं बेटा? टोटल 60 कार्ड्स हैं। हर एक के पास ताश की पत्तों की एक गड्डी है और उस गड्डी में 10-10 पत्ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज एफ 2 पत्ते ए से उधार लेता है। बेटा एफ 2 पत्ते ए से उधार लेता है। हमेशा पजल को बेटा कॉलम मेथड से ही करना चाहिए। एफ 2 पत्ते उधार लेता है। बेटा अगर एफ उधार लेगा तो एफ के खाते में 2 पत्ते जुड़ गए। किससे उधार लेगा? ए से उधार लेगा तो बेटा ए के खाते से 2 पत्ते अलग हो गए। भैया सिंपल सी बात है कि एफ 2 पत्ते उधार लेगा तो एफ के खाते में जुड़ गए, ए से उधार लेगा ए के खाते से कट गए। बात तो एक ही है। हाँ जी, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं।
और 5 पत्ते सी को देता है। एफ 2 पत्ते तो ए से उधार लेता है और 5 पत्ते सी को देता है। इसका मतलब जो एफ है वो 5 पत्ते सी को देता है, तो सी के खाते में जुड़ गए। किसके खाते से कटे? एफ के खाते से कटे। एफ 2 पत्ते ए से लेकर 5 पत्ते सी को दे देता है। ठीक है भैया, जिससे ले रहे हैं उसके घट रहे हैं, जिसमें आ रहे हैं उसमें जुड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, सी 3 पत्ते बी को देता है। भैया जो सी है वो भी दानवीर है, वो 3 पत्ते दे देते हैं। किसको दे देते हैं 3 पत्ते? ये बी को दे देते हैं 3 पत्ते, ये बी को 3 पत्ते दे देते हैं। जबकि जबकि बी 6 पत्ते डी को दे देता है। और जो बी है ना बेटा, बी वो 6 पत्ते डी को दे देता है। बी 6 पत्ते दे देता है किसको? बी डी को 6 पत्ते दे देता है। ठीक है, जो कि यहां लिखा हुआ है जो कि एक पत्ता ई की ओर बढ़ा देता है। ये जो वर्ड किसके लिए बेटा? डी के लिए। तो जो डी है वो एक पत्ता ई को दे देता है। जो डी है वो एक पत्ता दे देता है, तो खाते से कम होगा। किसको देता है? ई को, तो ई के खाते में जुड़ गया, ई के खाते में जुड़ गया। अगला पॉइंट है, डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वे पत्ते निम्नलिखित में से किस समूह के पास हैं? डी और ई के पास। तो बेटा ये बताओ, डी और ई के पास ताश के कुल कितने पत्ते हैं? डी के पास कितने हैं? 10 और 6 16, 16 माइनस 1 15 और 10 और 1 11। ठीक है मेरे भाई, तो 11 और 15 कितने होते हैं? 26। तो डी और ई को मिलाकर 26 है। तो हमसे कहा डी और ई के मिला के जितने हैं वो किसके पास हैं? एबीसी के पास हैं। एबीसी, अगर हम एबीसी को जोड़े तो बेटा ए के पास 8 है, बी के पास 10 और 3 13, 13 माइनस 6 7 और सी के पास 10 और 5 15, 15 माइनस 3 12। तो एबीसी 12 और 8 20 और 7 27। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए गलत, एबीसी के पास नहीं है। बीसीएफ, ऑप्शन बी है बीसीएफ। एफ के पास कितने हैं? 10 और 2 12 माइनस 7। बीसीएफ, बी सी एफ। बेटा 7 और 12 19, 19 और 7 26। बिल्कुल सही जवाब, बी सी एफ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी सी एफ। ए सी एफ नहीं बेटा, बी सी एफ। अगर आपको अपना क्वेश्चन क्रॉस चेक करना है तो बेटा हमेशा याद रखना इनका भी सम टोटल 60 आएगा, क्योंकि 60 पत्ते थे, पत्ते तो 60 ही होंगे। एक बार सम चेक कर लो, क्रॉस चेक हो जाएगा आपकी पहेली सही सॉल्व हुई या गलत। 8 और 7 15 और 12 27, 27 और 15 42 और 11 53 और 7 60। बिल्कुल सही जवाब, तो ऑप्शन बी। तो बेटा पजल को अगर हम कॉलम मेथड से सॉल्व करें तो पजल का हर क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है, बेहद आसान। और कॉलम मेथड से ही मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ सारे पजल के क्वेश्चन हो, चाहे वो बॉक्स पजल हो, फ्लोर पजल हो, कंपैरिजन पजल हो, ग्रुपिंग पजल हो, लिंकिंग पजल हो, इतने टाइप्स की पजल होती है। और ये कौन सी पजल थी बेटा? ये लिंकिंग पजल कैटेगरी में है। और आपको पता है 2018 में भी जो पजल का क्वेश्चन आया था 15 नंबर का, जिसमें एक पजल से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी लिंकिंग पजल थी, है ना? वो भी लिंकिंग पजल थी, ये भी लिंकिंग पजल है। ठीक है अभिषेक सिंह, थैंक यू बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 54वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54, वेयर इज 54? ये रहा। ओहो, सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। ये तो तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए, सिलॉक्स। हाँ जी, क्वेश्चन है ऑल कलर्स आर प्लीजेंट। कलर्स बेटा 100 है, प्लीजेंट 50 है। कलर्स 50 है, प्लीजेंट 50 है। कलर 100 है, प्लीजेंट 100 है। कलर 50 है और प्लीजेंट 100 है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। ऑल होता है 50, सम होता है 100। ऑल 50 सम, सॉरी ऑल 100 सम 50। ऑल होता है 100, सम होता है 50। ऑल होता है 100, सम होता है 50। ऑल 100 सम 50। सभी 100 कुछ 50। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू।
मतलब जो चौथा स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू है। चौथा स्टेटमेंट 100% ट्रू है। सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। सम कलर्स सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। कुछ कलर 100% प्लीजेंट नहीं है। कुछ कलर 100% प्लीजेंट नहीं है। अब हमसे पूछा है कि भैया एक बात बताओ कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू होगा। कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू होगा। अगर चौथा 100% ट्रू है तो फिर इनमें से कौन से कथन है जो 100% ट्रू है। ये बताओ बेटा, अगर चौथा कथन सत्य है, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, तो क्या पहला और दूसरा कथन सत्य होगा। पहला कथन क्या है, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट। क्या बेटा बेटा सारे कलर प्लीजेंट हो सकते हैं। अगर कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो बेटा, एकदम प्रैक्टिकली, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, कोई रूल मत याद करो, कुछ मत याद करो। जिंदगी में चैप्टर नहीं पढ़ा सुलॉक्स तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। अगर कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, तुम्हें पहले से पता है कि कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, तो क्या कभी सारे कलर प्लीजेंट हो सकते हैं। हालांकि नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनते हैं, वो रूल है ना, रूल से तो हम कर ही देंगे, लेकिन लॉजिकली भी सोचो, अगर कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है तो कभी भी सारे कलर प्लीजेंट नहीं हो सकते। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा, थर्ड इज ट्रू, नो कलर इज प्लीजेंट। अगर बेटा कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है तो क्या एक भी कलर प्लीजेंट नहीं है। सर ये 100% ट्रू हो सकता है, इससे ये 100% ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों। क्योंकि हम कभी भी 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम कभी भी 50 को 100 में नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन नो कलर इज प्लीजेंट, अगर कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है और एक भी कलर प्लीजेंट ना हो, ये एक संभावना है बेटा, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा पॉसिबिलिटी के केस में हो सकता है, अगर कोई कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि एक भी कलर प्लीजेंट ना हो, लेकिन संभावना के तौर पे हो सकता है। अगर हम पूछे 100% होगा तो गलत कहना होगा हमारा। 100% नहीं कह सकते, संभावना के तौर पे कह सकते हैं। 50 को 100 नहीं बना सकते, तो ये भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। सेकंड इज फॉल्स। क्या बेटा दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट और हम बोले सम कलर्स आर प्लीजेंट, अब आप कहोगे सर नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनते, इसलिए सेकंड फॉल्स है, इसीलिए थर्ड सही है। मेरे भाई सुन लो, सेकंड स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनते, लेकिन बेटा संभावना के केस में सही हो सकता है। पूछो कैसे। क्योंकि अगर कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है तो हो सकता है कुछ कलर प्लीजेंट हो, तो संभावना के तौर पे ये सही हो सकता है। हाँ 100% ट्रू नहीं है, ये तो बात सही है, बट ये संभावना के तौर पे सही हो सकता है। ठीक है, जबकि ये कहना चाह रहे हैं कि सेकंड इज फॉल्स, ये 100% फॉल्स है, तो ये बेटा 100% फॉल्स नहीं है, क्योंकि ये संभावना के तौर पे सही हो सकता है। हाँ, अगर हम आ जाएं फर्स्ट इज फॉल्स। हाँ बेटा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल 100% फॉल्स है। क्यों। क्योंकि अगर कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, अगर कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है तो सारे कलर कभी भी प्लीजेंट नहीं हो सकते। ये 100% फॉल्स है, 100% फॉल्स, 100% असत्य है कि सारे कलर कभी प्लीजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, हमने पहले ही आपको बता दिया। जैसे मैं आपसे कहूं, यहाँ पे मार्कर्स हैं, 5 मार्कर हैं, ये रेड मार्कर है, ये भी रेड मार्कर है, ये भी रेड मार्कर है। तो क्या मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि कुछ मार्कर रेड नहीं है, सम मार्कर्स आर नॉट रेड, सॉरी नॉट ब्लैक, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। क्यों ब्लैक नहीं है, क्योंकि ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी, 3 मार्कर रेड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है क्योंकि कुछ तो रेड है। तो क्या अब ऐसा कभी बोला जा सकता है कि सभी मार्कर रेड हैं, सभी मार्कर ब्लैक हैं, सॉरी ऑल मार्कर्स आर ब्लैक। तो अगर हम ऐसा कहते हैं सभी मार्कर ब्लैक हैं, तो ऐसा कहना 100% फॉल्स होगा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में सारे मार्कर कभी भी ब्लैक नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ मार्कर पक्का ब्लैक नहीं थे, तो सभी मार्कर कभी भी ब्लैक नहीं बन सकते। ये 100% फॉल्स है। ठीक है मेरे भाई। अरे ये कोई बैच नहीं है मेरे भाई, और मिला। सर आपके पूरे रीजनिंग में स्पेशल टॉपिक कौन सा है। सारे स्पेशल टॉपिक हैं बेटा हमारा तो। हाँ जी।
2011 से 2000 तक के सारे पेपर करवा दो। अंकित कुमार मेरे भाई, मैंने 19 का करा दिया, 18 का करा दिया, अब 17 का करो, फिर 16 का भी करेंगे, 15 का भी करेंगे, क्यों घबरा रहे हो? सब कुछ कराएंगे, टेंशन न ले रहे हो। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 54 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। जल्दी से बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा। 6 व्यक्तियों का एक परिवार है, 6 व्यक्तियों का एक परिवार है, देखो 6 व्यक्तियों का एक परिवार है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। 6 व्यक्तियों का एक परिवार है, 6 व्यक्तियों का एक परिवार है। पहला पॉइंट है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स टू फीमेल, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, है ना। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 2019 में पढ़े होंगे मुझसे, 2020 में पढ़े होंगे, 2018-16। लेकिन अगर कोई बच्चा पुराना भी है, ठीक है, तो आप ये बता दो, ये वाला जो क्वेश्चन है 2017 यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन क्लास में कराया बेटा ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पजल फॉर्म का, याद करो पजल फॉर्म का 5वां या 6ठा क्वेश्चन है। आप लोग क्लास नोट्स उठा के देखना। अगर बेटा शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड अगर क्वेश्चन मैच ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। डिट्टो, कॉपी पेस्ट है बेटा, कॉपी पेस्ट। और ऐसा नहीं कि ये 2017 में आ चुका है क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये एग्जाम में, मतलब मैंने आपको क्लास नोट्स में कराया है क्योंकि ये 2017 में आ चुका है, ऐसा नहीं है। जो 2017 से पहले स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे वो भी इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में देख सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं पिछले 5 साल 6 साल से करा रहा था और ये 2017 में एज इट इज उठकर आया पेपर में सी सेट के। मतलब क्वेश्चन मैच करते हैं, है ना, क्लास नोट से मैच करते हैं, बट इतने मैच नहीं करते जितना ये क्वेश्चन मैच हो गया। ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो गया, वर्ड टू वर्ड मैच हो गया, वर्ड टू वर्ड। आप लोग याद कर लो, सेम डिट्टो क्वेश्चन है क्लास का ये जो उठ कर आया है। जो बच्चे होंगे वो बता देंगे कमेंट्स करके कराया है कि नहीं कराया सेम। तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स टू फीमेल, महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है, तो बेटा दोनों कितने हो गए? दोनों 3-3 हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई एफ के दो पुत्र हैं। बेटा ए और ई ये दोनों पुत्र हैं, दोनों पुत्र हैं तो दोनों को ट्राइंगल में बंद कर दो। दोनों किसके पुत्र हैं? एफ के, एफ को ऊपर बना दो। भैया ए और ई दोनों एफ के पुत्र हैं तो ए और ई दोनों हमने ट्राइंगल में बंद कर दिए। दोनों किसके पुत्र थे? एफ के, तो एफ को हमने ऊपर बना दिया। अगला पॉइंट है डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी 2 बच्चों की माँ है। तो बेटा ये जो डी है ना ये माँ है, माँ है तो सर्किल में बंद कर दो। इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। अगला पॉइंट है, ये तो हो गया, बी इज द सन ऑफ ए। बी किसका पुत्र है? बी ए का पुत्र है तो ए से नीचे बी बना दो। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब मुझे एक बात बताओ, परिवार में 3 महिलाएं हैं और 3 ही पुरुष हैं। 3 महिलाएं 3 पुरुष, क्या आप मुझे बता सकते हो वो 3 पुरुष कौन कौन से हैं? वो 3 पुरुष कौन कौन से हैं? सर तीनों पुरुष साफ साफ आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो तीनों पुरुष हैं, ए बी ई। सर ए बी ई ये तीनों पुरुष हैं। तो फिर बाकी की जो महिला हैं वो कौन कौन है बेटा? महिला है सर सी डी और एफ, क्योंकि तीनों पुरुष आपके सामने है ए बी ई, तो बाकी की तीनों महिलाएं हैं। तो बेटा ये जो एफ है, ये एफ कौन है? सर ये एफ एक महिला है, एफ एक महिला है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जो परिवार का सदस्य है ये महिला है या पुरुष? सर ये पुरुष सदस्य है, और पुरुष सदस्य परिवार में सिर्फ 3 ही है, तो यानी कि ये जो पुरुष है ये इन तीनों में से कोई एक है, या तो ये ए है या फिर ये बी है या फिर ये ई है। भैया ये पुरुष इन तीनों में से ही कोई एक है। अब मुझे बहुत ही सोच समझ के बताना, आप बेहद ध्यान से बताना बेटा, ये जो पुरुष है क्या ये पुरुष कभी ए और ई हो सकता है? सर ये पुरुष कभी ए और ई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए और ई की जो माँ है वो एफ है। अब ए और ई की दूसरी माँ डी नहीं बन सकती क्योंकि माँ तो एक ही होगी,
हाँ सिलेबस में माँ एक ही होती है ब्लड रिलेशन सिलेबस में। तो ए और ई की माँ एफ है, अगर मैं यहाँ पे ए और ई रख दूं तो उनकी माँ डी हो जाएगी, जबकि ए और ई की माँ डी नहीं हो सकती क्योंकि ए और ई की माँ एफ है। तो ये पुरुष कभी ए और ई नहीं हो सकता। तो आखिर ये पुरुष है कौन? सर ये पुरुष बी है, क्योंकि बी बचा। अब देखो बेटा, बी ए का बेटा है, बी डी का बेटा है। ये जो बी है ये ए और डी दोनों का बेटा है। अगर ये ए और डी दोनों का बेटा है तो ए और डी कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। तो इसकी पत्नी हो गई डी, और डी की एक बेटी है, बेटी कौन बची? सी। तो ये बन गया बेटा फैमिली ट्री कंप्लीट। ये कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया 6 सदस्यों का। पहला पॉइंट है ए बी एंड सी आर फीमेल्स। क्या ए बी और सी महिला हैं? गलत, ए बी पुरुष है। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी। क्या ए डी का पति है? बिल्कुल सही जवाब, ए डी का पति है। बिल्कुल सही जवाब, ए डी का पति है। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ए डी का पति है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, फिफ्टी फाइव था ये। हाँ चलिए नेक्स्ट। 56, क्वेश्चन नंबर 56। देखो ये क्यूब का क्वेश्चन है, इससे आसान अगर क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो। 4 गुणा 4 गुणा 4 का घन है जिसको एक एक में काटा गया, तो बेटा n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 4/1 4। हमसे पूछा है ऐसे कितने घन हैं छोटे छोटे जिनकी फलकों की रंगी हुई घन नहीं है, यानी कि रंगहीन घनों की संख्या चाहिए। रंगहीन घनों की संख्या, कलरलेस क्यूब कितना होता है बेटा? n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू 4 है, 4 - 2, 2 का क्यूब 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना बेटा पेन की जरूरत है हमें, ना पेपर की जरूरत है। ऐसा नहीं कि पेन पेपर की आवश्यकता हो, कोई आवश्यकता नहीं है पेन और पेपर की। ये सारे क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है मेरे भाई। चलिए 56 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 57 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57। हाँ जी, ये क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बेटा। सीटिंग अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 6 व्यक्ति हैं, नहीं 6 नहीं 8, जो कि एक पंक्ति में खड़े हैं उत्तर की ओर मुख करके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हैं जो पंक्ति में खड़े हैं उत्तर की ओर मुख करके। ठीक है मेरे भाई। पहला पॉइंट है B इज नॉट द नेबर ऑफ G। B G का पड़ोसी नहीं है। ये जो B है ना बेटा, ये कभी भी G का पड़ोसी नहीं है। ये B G के साथ नहीं आएगा। ये हिंट है, हमने लिख ली। अगला पॉइंट है F G के ठीक दाएं है। F G के ठीक दाएं है। देखो मेरे भाई, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, ये ओपन फॉर्म की सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट दो होती है, एक क्लोज और एक ओपन, और दोनों ही सीटिंग अरेंजमेंट को करने का अप्रोच अलग अलग होता है। ये क्लोज्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये ओपन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और मेरे भाई जब हम ओपन अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं तो हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकते। पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकते। आप कहो जी को कहीं बैठा दो, नहीं बैठा सकते। तो ओपन फॉर्म के क्वेश्चन को करने की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एफ जी के ठीक दाएं ओर बैठा है, आप सिंगल पर्सन जी को बैठाओ और अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा दो अकेला व्यक्ति, और इसके ठीक दाईं ओर बैठा दो एफ को। इसके ठीक भैया, इसका दाया और इसका बाया हमारा दाया बाया। जिस पर्सन का फेस नॉर्थ में होता है उसके राइट और लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग होती है। जो हमारा राइट वो इसका राइट, और जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। जो इसका दाया वो हमारा दाया, और जो इसका बाया वो हमारा बाया। जिस पर्सन का फेस नॉर्थ में होता है उसके राइट और लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग होंगे। तो जी के ठीक दाएं दूसरा, जी के ठीक दाएं कौन है? एफ है। तो पहला पॉइंट, और ई का पड़ोसी है बेटा। और वर्ड एफ के लिए है। ये जो एफ है ना वो ई का पड़ोसी है। एफ ई का पड़ोसी है। ये किसका पड़ोसी है? ई का। तो बेटा ई इसके साथ आएगा। अब यहां तो ई आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली ई यहां पर आएगा। एफ ई का पड़ोसी है। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये हमने हिंट लिख ली साइड में। हमने 2 पॉइंट पढ़े अभी तक। ये था पहला पॉइंट,
और ये था दूसरा पॉइंट। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट ये है जी अंतिम छोर पर नहीं है। जी अंतिम छोर पर नहीं है। बेटा ये अंतिम छोर पर नहीं है तो कम से कम एक व्यक्ति तो यहाँ पे आएगा। चौथा पॉइंट पढ़ो बेटा, ए ई के बाएं छठा है। जो ए है वो ई के बाएं छठा है। ई के बाएं छठा, बेटा ई के बाएं छठा, इसका छठा बाया, 1 2 3 4 5 6। ये कौन है? ये ए है। ए ई के बाएं छठा है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, कितने व्यक्ति बैठ चुके हैं? सर 1 2 3 4 5 6 7 है 8, बैठे हैं 7, बचा है 8वां। अब उस 8वें को मैं कहां बैठाऊं? सर वो 8वां बीच में तो नहीं बैठेगा, या तो 8वां बैठेगा यहां पर या फिर यहां पर। तो हम दोनों ही संभावनाएं बना लेंगे। हम दोनों ही संभावनाएं बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो हम ये 7 व्यक्ति बैठा देते हैं ऊपर वाले। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों ही संभावनाएं बना लेते हैं। पहली संभावना में 8वें व्यक्ति को यहां बैठा देता हूं मैं, और दूसरी संभावना में 8वें व्यक्ति को मैं यहां बैठा देता हूं। मैंने दोनों ही संभावनाएं बना ली। ठीक है मेरे भाई। इन दोनों में से कोई एक सही होगी या दोनों भी सही हो सकती हैं। अब आखिरी पॉइंट है, जो एच है वो सी के दाएं से छठा है। एच किसके दाएं छठा है? सी के। एच इज 6 टू द राइट ऑफ सी। पहले सी को बैठाओ। सी के 6 राइट में एच है। क्या बेटा मैं सी को यहां बैठा सकता हूं? नहीं, क्योंकि सी का राइट नहीं मिल पाएगा। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं? नहीं, सी का राइट छठा नहीं मिलेगा। सी को मैं यहां बैठा सकता हूं? नहीं, सी का राइट छठा नहीं मिलेगा। तो बेटा सी को मैं बैठाऊंगा यहां। सी का दाएं छठा, 1 2 3 4 5 6, ये कौन है? ये एच है। ऐसे ही बेटा आप सी को यहां बैठाओ। सी को मैं कहां बैठाऊं? यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि सी का राइट छठा नहीं मिलेगा। सी को यहां नहीं बैठा सकता, सी का दायां छठा नहीं मिलेगा। सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, सी का दायां छठा नहीं मिलेगा मुझे। सी को मैं यहां बैठाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, दायां छठा नहीं मिलेगा। यानी कि ये पॉसिबिलिटी हम बना ही नहीं सकते। इस पॉसिबिलिटी में मैं कभी भी सी को नहीं बैठा सकता। ना तो यहां बैठा सकता, सी का दायां छठा नहीं मिलेगा। ना यहां बैठा सकता, सी का दायां छठा नहीं है। ना ही यहां बैठा सकता, सी का दायां छठा नहीं है। 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर ये संभावना गलत हो गई। तो ये संभावना सही है। और ये जो पॉइंट है कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो जो बी है वो जी के साथ नहीं आएगा, बी आ जाएगा यहाँ। और बचा कौन? बचा डी। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछे हैं ये, क्वेश्चन हमसे ये पूछे हैं, जरा इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम। हाँ, अब बताओ। पहला ऑप्शन है सी ए के ठीक बाएं है। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। क्या सी ए के लेफ्ट पर है? गलत। सी ए के इमीडिएट राइट पर है, ए के दाईं ओर है, तो सी ए के लेफ्ट पर नहीं है। डी बी और एफ का पड़ोसी है। क्या डी इज द नेबर ऑफ बी एंड एफ? गलत। डी इज द नेबर ऑफ बी एंड जी, ये भी गलत। जी डी के ठीक दाएं है। जी इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी। क्या जी डी के ठीक दाएं है? बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये ओपन फॉर्म का क्वेश्चन है, ना कि क्लोज। ओपन फॉर्म में क्या होता है, हर पॉइंट को हम इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। पहला व्यक्ति हम अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। क्लोज फॉर्म में पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से बैठता है, लेकिन यहां नहीं बैठता। ठीक है मेरे भाई। 57। क्वेश्चन नंबर 58 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेटा। मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन। मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि 256 का मतलब है रेड कलर चौक। 256 का मतलब है रेड कलर चौक। 589 का मतलब है ग्रीन कलर फ्लावर। 589 का मतलब है ग्रीन कलर फ्लावर।
अच्छा, 254 का मतलब है व्हाइट कलर चौक। 254 का मतलब है व्हाइट कलर चौक। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन बेटा मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन है, और आप इन क्वेश्चन को बेहद अच्छे से सॉल्व करना जानते हो, बेहद अच्छे से। व्हाइट कलर चौक, बेहद अच्छे से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो। आप एक काम करो, कंपैरिजन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले आप फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करो, इन दोनों में क्या कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड पे। सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 5 कॉमन है, 5 ऊपर है 5 नीचे है। इसका मतलब ये है बेटा राइट हैंड साइड में भी एक पर्टिकुलर वर्ड कॉमन होगा जो 5 का कोड होगा। जो 5 का कोड ऊपर है वही 5 का कोड नीचे भी मिलेगा। तो राइट हैंड साइड पे कलर कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि सर 100% जो 5 है वो कलर से कोड होगा। क्योंकि अगर 5 रेड से कोड होता तो बेटा रेड मुझे नीचे जरूर मिलता। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे भी एक ही कॉमन होगा। तो फर्स्ट का कंपैरिजन सेकंड से हो गया, अब फर्स्ट का कंपैरिजन थर्ड से करो। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? अच्छा, 5 का कोड हमें पहले ही पता चल गया, 5 का कोड कलर है। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करो। सर फर्स्ट और थर्ड में अब 2 कॉमन है, 2 ऊपर है 2 नीचे है। इसका मतलब राइट हैंड साइड पर भी एक कॉमन होगा, चौक। सर चौक ऊपर है चौक नीचे है। तो मेरे भाई ये जो व्हाइट कलर बचा, ये जो व्हाइट बचा ये किसके लिए बचा? सर व्हाइट बचा 4 के लिए। हमसे पूछा है तो बताओ भैया व्हाइट की कोडिंग क्या होगी? तो व्हाइट की कोडिंग 4 होगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाइट की कोडिंग 4 होगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कंपैरिजन मेथड से। पहले आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, फिर फर्स्ट और थर्ड को, फिर सेकंड और थर्ड को, तो सारे कोडिंग आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, हाँ जी। 58। फिफ्टी नाइन 59 अच्छा 59 पजल का क्वेश्चन है बेटा। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओहो, थोड़ी सी बड़ी पजल है ये, थोड़ी सी बड़ी पजल है ये, आपके सामने है। ठीक है, लेक्चरर्स हैं, लेक्चरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये पजल का। रोशन रॉय, हिमांशु, इमामुल, हाँ जी, ये पजल का क्वेश्चन है। देखो दिल्ली में तो आंधी आ गया, तूफान आ गया दिल्ली में, तूफान। यहाँ हम यूपीएससी आईएएस के पेपर करा रहे हो, यहाँ तूफान आ गया। हो सकता है लाइट्स, इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो सकता है बीच में, क्योंकि बहुत भयंकर शायद तूफान आ रहा है, बाहर मैं देख पा रहा हूँ। तो अगर इंटरनेट कनेक्शन बीच में ब्रेक हो गया तो आपकी क्लास बीच में रुक सकती है, तो आप उस सिचुएशन के लिए तैयार रहें। ठीक है मेरे भाई, कॉन्फिडेंस आ गया सर 99.99%। साई श्याम, वेरी गुड जॉब, शाबाश, यही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो तूफान तो आना ही था, बारिश तो बहुत तेज आनी थी, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, खतरनाक गर्मी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, हद से भी हद गर्मी ने तो अपने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। तो तूफान तो आना ही था, बारिश तो होनी थी। तो ऐसा ही हुआ है, दिल्ली में तो भैया आ चुका है, दस्तक दे दी है तूफान ने। तो इंटरनेट कनेक्शन बीच में ब्रेक हो जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है मेरे भाई। हम्म, तो बेटा ये एक क्वेश्चन है, ये फिर से पजल का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। देखो पजल का क्वेश्चन फिर से आ गया, और जब भी मैंने आपसे कहा कि सर जब भी पजल का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा कॉलम मेथड से ही हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमेशा कॉलम मेथड से ही उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है सुप्रिया, वो परेशान हो रहे हैं, कौन परेशान हो रहा है? रीजनिंग में हम तूफान लाएंगे, आपके जैसे कोई नहीं। प्राची दास, वरुण मेहता, रोशन। चलिए, तो ये भी पजल का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 6 लेक्चरर हैं, उन लेक्चरर्स के नाम है ए बी सी डी ई एफ। हालांकि आपको दिख नहीं रहे, 6 लेक्चरर्स हैं, उन लेक्चरर्स के नाम है ए बी सी डी ई एफ। हर लेक्चरर एक अलग अलग शहर से रहता है और एक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है। ये इंफॉर्मेशन पहले दी गई थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, है ना? तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, 6 लेक्चरर हैं, वो अलग अलग 6 शहरों में रहते हैं और 6 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब पहला पॉइंट है कि भैया कानपुर में जो रहता है वो भूगोल पढ़ाते हैं, कानपुर वाले भैया भूगोल पढ़ाते हैं हमारे विवेक सर हैं। हालांकि विवेक सर तो अलीगढ़ से हैं, कानपुर से तो है नहीं। चलो, पजल के अंदर कानपुर वाले भैया भूगोल पढ़ा रहे हैं।
तो कहने का मतलब है इस पॉइंट को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? आपको क्या पता कानपुर वाले भैया कौन से हैं, किसको कमला पसंद है ना? तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते कि कानपुर वाले भैया कौन से हैं। तो यानी कि ये हमारे लिए हिंट है, इसको आप साइड में लिख लो हिंट को। कानपुर, कानपुर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के साथ कानपुर, ये हिंट हमने साइड में लिख ली कि ज्योग्राफी के साथ कानपुर आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा। अगला पॉइंट है लेक्चर डी इज फ्रॉम शिलोंग। देखो जो बेटा डी लेक्चर है वो शिलोंग से है, शिलोंग, यानी कि डी लेक्चर में देखो एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए जगह छोड़ दो। ये मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है बेटा, पहले मैं सब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, मुझे सब्जेक्ट का नाम पता नहीं है तो मैंने जगह छोड़ दी और यहां लिखूंगा मैं शहर का नाम। तो डी इज बिलोंग टू शिलोंग, तो डी शिलोंग से बिलोंग करता है। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट होगा। बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होगा कॉलम मेथड से, अल्टीमेट मेथड है। लेक्चरर सी इज फ्रॉम दिल्ली, इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी। जो सी भाई साहब हैं वो दिल्ली से ही हैं। हाँ जी, ये भाई साहब दिल्ली से हैं। शहर का नाम यहां नहीं लिखना है ना? सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, ये क्या पढ़ाते हैं? सोशियोलॉजी। अरे क्या हो रहा है? हाँ हाँ, सी सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है मेरे भाई। और ये भाई साहब दिल्ली से ही है, तो ये भी पॉइंट हमने यूज कर लिया, ये भी पॉइंट हमने यूज कर लिया। लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथ्स। देखो जो बी वाले भैया हैं ना तो ये मैथ्स पढ़ा पाएंगे, इनके बस की नहीं है, ना ये हिस्ट्री पढ़ा पाएंगे, इनकी बस की नहीं है। ना तो ये मैथ्स पढ़ा पाएंगे ना हिस्ट्री पढ़ा पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और आप सोच रहे होगे लेफ्ट में क्यों लिख दिया, तो आपको बहुत अच्छे से पता है जो कंडीशन फेवर में नहीं होती है वो लेफ्ट साइड लिखी जाती है। तो जो बी नहीं पढ़ा सकता या जी बी जिस शहर में नहीं रहता वो लेफ्ट साइड लिखो। तो मैथ्स हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएगा बी। लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इको, भैया जो ए है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। हु इज स्पेशलाइज्ड इन इको डजंट बिलोंग टू हैदराबाद, ये हैदराबाद से बिलोंग नहीं करते। तो जो नहीं करते उसको लेफ्ट में लिखो, जो नहीं करते उसको लेफ्ट में लिखो, क्योंकि ना करने वाले लेफ्ट, करने वाले राइट, जो कंडीशन फेवर में नहीं है वो लेफ्ट। अगला पॉइंट, लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग्स टू श्रीनगर। भैया जो एफ है ये कॉमर्स पढ़ाते हैं और ये भाई साहब श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, श्रीनगर, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, ये श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैट, जो जी है, जी है जो स्टैट पढ़ाते हैं वो बिलोंग करते हैं चेन्नई से, ये बिलोंग करते हैं चेन्नई से, ठीक है। टोटल 7 हैं बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे एक बात बताओ, ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके सामने है, इस पूरी इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन बनेगा कैसे मेरे भाई ये बताओ। अब आप इस हिंट का यूज करो, ज्योग्राफी के साथ कानपुर को मैं कहां फिट करूं? ज्योग्राफी के साथ कानपुर को मैं यहां नहीं रख सकता, ज्योग्राफी के साथ कानपुर को मैं यहां रख सकता हूं, ज्योग्राफी के साथ कानपुर को मैं यहां नहीं रख सकता, ज्योग्राफी के साथ कानपुर को मैं यहां रख सकता हूं। 2 पॉसिबिलिटी है ज्योग्राफी के साथ कानपुर को रखने की, ठीक है मेरे भाई। लेकिन मुझे एक बात और बताओ कि जो मैथ्स और हिस्ट्री है, जो मैथ्स और हिस्ट्री है वो बी भाई साहब नहीं पढ़ाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैथ्स और हिस्ट्री बी नहीं पढ़ा सकता तो मैथ्स और हिस्ट्री आखिर पढ़ाएगा कौन? सर मैथ्स और हिस्ट्री पढ़ाएंगे डी और ई मिलके, मैथ्स और हिस्ट्री डी और ई मिलके पढ़ाएंगे। तो मैथ्स हिस्ट्री ये हो गया, तो डेफिनेटली ज्योग्राफी कौन पढ़ाने वाला है फिर? अगर बी मैथ्स हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता तो मैथ्स हिस्ट्री यहां पर आ गए, तो बी आखिर पढ़ाएगा कौन? मैथ्स हिस्ट्री यहां पे आ गए तो बी पढ़ाएगा ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी के अलावा सब्जेक्ट नहीं बचा। ज्योग्राफी के साथ क्या आ जाएगा? कानपुर। अच्छा एक बात और बेटा, हैदराबाद, ए हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता तो हैदराबाद से कौन बिलोंग करेगा? अगर ए हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता तो हैदराबाद से बिलोंग करेगा ई, हैदराबाद से बिलोंग करेगा ई। और बेटा कौन सा राज्य बच गया? जो भी राज्य बच गया वो यहां आ जाएगा, मुंबई है शायद मेरे ख्याल से, तो ये मुंबई आ गया, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट बच गए मैथ्स हिस्ट्री, तो बेटा मैथ्स यहां भी आ सकता है और मैथ्स यहां भी आ सकता है,
ये दो पॉसिबिलिटी बन गई। बस इसी इंफॉर्मेशन से अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे तुम हवा में, सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हमसे। चलो इस क्वेश्चन पूछे गए, कहां तक पहुंच गए थे हम? 14। ये देखो क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है हमसे। अच्छा पहले मैं ये इरेज करता हूँ, ये मार्कर वार्कर। ये पूछा गया बेटा, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया इस पजल से रिलेटेड। आंसर तो इसका क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन पूछा गया है हु स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। बेटा ज्योग्राफी में कौन है स्पेशलाइज्ड? ज्योग्राफी में कौन है स्पेशलाइज्ड? सर बी। हु स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी? बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बी आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। लो एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया कि टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स बिलोंग। इकोनॉमिक्स वाला भैया कहां से बिलोंग करता है? इको वाला कहां से बिलोंग करता है? मुंबई से बिलोंग करता है, मुंबई। मुंबई अगेन ऑप्शन बी आ गया, इकोनॉमिक्स वाला मुंबई से बिलोंग करता है। 60वें क्वेश्चन का भी आंसर बी आ गया। अभी छोड़ेंगे नहीं बेटा, दो क्वेश्चन हो गए पजल के। अब देखो इससे रिलेटेड एक और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो बेटा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन इस पजल से रिलेटेड पूछा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद। बेटा हैदराबाद से कौन बिलोंग करता है? सर हैदराबाद से बिलोंग करता है ई। ई ई तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ई, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो आपने देखा इस पजल को सॉल्व करने के बाद हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए, 59, 60, 61, यानी कि 7.5 नंबर की पजल थी। कितने नंबर की पजल थी? 7.5 नंबर की पजल थी। ठीक है, 61 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 62 फिर 63, 4, 5, चार क्वेश्चन बचे हैं बेटा, बस आखिरी के चार क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है मेरे भाई, सिर्फ चार ही क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ चार क्वेश्चन। और देखो बेटा जो आखिरी के तीन क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन के बाद, वो तीनों भी क्वेश्चन एक ही पजल से रिलेटेड है। वो तीनों ही क्वेश्चन एक ही पजल से रिलेटेड है। 26 क्वेश्चन पहले पेपर में थे, 19 क्वेश्चन फिर से मिले, और कितने हो गए? 45 क्वेश्चन तो ये हो गए बेटा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था 20 क्वेश्चन इसमें आए पेपर में, तो 65, 62 चल रहे हैं हम। ठीक है, हाँ 3, 4, 5, इसके बाद तीन क्वेश्चन और करेंगे हम। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है, मेरे ख्याल से 20 नहीं 21 क्वेश्चन आए इसमें, 66 क्वेश्चन है। इन अ क्लास देयर आर 5 टीचर्स। 5 अध्यापक हैं, ये भी पजल का ही क्वेश्चन है। 5 अध्यापक हैं, ए बी सी डी ई, 5 अध्यापक हैं। ए और बी हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश। ए और बी भैया हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छा काम मिला हुआ है दो दो सब्जेक्ट का। चलो सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। सी और बी अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं और भूगोल भी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं सी और बी। अगला पॉइंट, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। डी और ए ये मैथ्स भी पढ़ाते हैं दोनों, और क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। हिंदी तो ये लिखा ही हुआ है, हिंदी भी पढ़ाते हैं डी और ए। अच्छा ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ई और बी इतिहास हिस्ट्री, बेटा हिस्ट्री लिखा हुआ है, फ्रेंच और लिख लो हिस्ट्री और फ्रेंच। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है? बेटा सबसे अधिक कौन पढ़ा रहा है? सबसे अधिक पढ़ा रहा है बी। इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है, फ्रेंच भी पढ़ा रहा है। तो सबसे अधिक सब्जेक्ट पढ़ाता है बी, सबसे अधिक सब्जेक्ट पढ़ाता है बी। चलिए 62 हो गया। अब 63, 64, 65, ये तीनों ही क्वेश्चन बेटा एक ही पजल से रिलेटेड है। 63, 64, 65, ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही पजल से रिलेटेड होंगे। 63, 64, 65।
हाँ जी। 63, 64, 60, 20, 21, 22। हाँ, ये है पजल। इसी से रिलेटेड बेटा तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस पजल को ध्यान से पढ़ो बेटा, इस पजल को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ये भी 7.5 नंबर की पजल है। पहला पॉइंट है, 8 रेलवे स्टेशन है मेरे भाई, 8 रेलवे स्टेशन है, ए टू एच 8 रेलवे स्टेशन है। हर रेलवे स्टेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या तो दो तरफा मार्ग से या एक तरफा मार्ग से। यानी कि रेलवे स्टेशन आपस में जुड़े हुए हैं, या तो दो तरफा मार्ग से जुड़े हुए हैं या फिर ए तरफा मार्ग से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हिस्ट्री और हिंदी में कंफ्यूजन हो गया, दोनों एच एच से थे, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हिंदी और हिस्ट्री में। तो पिछले क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना मेरे भाई, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है हिंदी और हिस्ट्री को लेकर। देखें जरा पिछले क्वेश्चन को, एक भैया ने करेक्ट करवाया अभी। पहला पॉइंट है, ए और बी हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ए और बी हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी को हम एच आई लिख लेते हैं, एच आई, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं ए और बी। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। सी और बी अंग्रेजी इंग्लिश और भूगोल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अच्छा, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। डी और ए गणित और हिंदी, गणित मैथ्स, मैथ्स और हिंदी का मतलब एच आई, डी और ए। अच्छा, ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ई और बी इतिहास, देखो इतिहास का मतलब यहाँ पर हिस्ट्री और आएगा, यहाँ पर हिस्ट्री और आएगा। लो, अब तो बी का एक सब्जेक्ट और बढ़ गया, इतिहास, हिस्ट्री। तो बी तो पहले तो 4 पढ़ा रहा था, 5, यानी कि आंसर में कोई बदलाव नहीं है। आंसर में कोई बदलाव नहीं है। थैंक्स फॉर द करेक्शन, बट आंसर सेम ही था। चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन था कि 8 रेलवे स्टेशन है, 8 रेलवे स्टेशन है, या तो वो दो तरफा मार्ग से जुड़े हैं या एक तरफा मार्ग से जुड़े हैं। बेटा एक तरफा मार्ग होता है जैसे ये, इसका मतलब है कि हम सिर्फ ए से बी की तरफ जा सकते हैं, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। दो तरफा मार्ग होता है बेटा ये, इसका मतलब हम ए से बी भी जा सकते हैं और बी से ए भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम ए से बी जा सकते हैं, बी से ए नहीं आ सकते। ये एक तरफा मार्ग है, ये दो तरफा मार्ग है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे एक तरफा दो तरफा मार्ग होता क्या है। चलिए, तो ए टू एच, ए से लेकर एच तक 8 रेलवे स्टेशन है। कुछ एक तरफा मार्ग से जुड़े हैं और कुछ दो तरफा मार्ग से जुड़े हैं। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट उठाएं हम। आ, हिंदी में पढ़ें, चलो हिंदी में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एक तरफा मार्ग सी से ए तक है, सी से ए तक, यानी कि सी से ए तक हम एक तरफा मार्ग के थ्रू जा सकते हैं। सी से जाएंगे ए तक, ए से सी नहीं आ सकते। ई से जी तक, ई से जी भी एक तरफा मार्ग के थ्रू जाएंगे, ई से जी। बी से एफ तक, बी से एफ भी एक तरफा मार्ग के थ्रू जाएंगे, बी से एफ। अच्छा, डी से एच तक, डी से एच भी एक तरफा मार्ग है, डी से एच। और जी से सी तक, जी से सी तक भी बेटा एक तरफा मार्ग है, जी से सी। और ई से सी तक, और ई से सी भी एक तरफा मार्ग है, ई से सी। और एच से जी तक, और एच से जी भी एक तरफा मार्ग है। ये सारे एक तरफा मार्ग हैं, ये सारे एक तरफा मार्ग हैं। यानी कि इस एक तरफा मार्ग की अगर मुझे पिक्चर बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं सी को सेंटर पे ले लूं, ऊपर बना देते हैं पिक्चर, हालांकि ये हमने स्पेस ज्यादा यूज कर लिया। ए कहाँ बनाए, यहाँ बना दे, यहाँ बना देते हैं। सी, सी से ए, सी से ए। सी और ए से इंफॉर्मेशन कौन सी रिलेटेड है? ये ई से सी, ई से सी। जी से सी, जी से सी। एच से जी, एच से जी। बेटा डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हो, किसी को भी कहीं ले सकते हो। और डी से एच, डी से एच। बी और एफ, बी और एफ को जोड़ पाओगे?
सर बी और एफ को नहीं जोड़ पा रहे। ई से जी, ई से जी, ई से जी हो गया। इसका मतलब एक तरफा मार्ग में सिर्फ ये वाला बच गया, बी से एफ वाला। हमें नहीं पता बी और एफ को कहाँ जोड़ना है। ये सारे रेलवे स्टेशन आपस में जुड़ चुके हैं, सारे एक तरफा मार्ग के थ्रू जुड़े हैं। अब दो तरफा मार्ग वाले सुनो बेटा, दो तरफा मार्ग वाले कौन कौन से हैं? दो तरफा मार्ग है ए और ई के बीच, ए और ई के बीच दो तरफा मार्ग है, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। जी और बी के बीच, जी और बी के बीच दो तरफा मार्ग है, जी और बी के बीच। एफ और डी के बीच, एफ और डी के बीच दो तरफा मार्ग है। बेटा ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। ई और डी के बीच, ई और डी के बीच भी दो तरफा मार्ग है। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। अब इन दो तरफा मार्ग को भी यहाँ पे जोड़ो, इन दो तरफा मार्ग को भी यहाँ पे जोड़ो। जोड़ो यहाँ पे दो तरफा मार्ग को, कैसे जोड़ोगे? हाँ जी, हम जोड़ेंगे पहले ए से ई जोड़ लें, ए से ई। देखो हम ए से ई भी जा सकते हैं और हम ई से ए भी आ सकते हैं, दो तरफा मार्ग। अब हम जोड़ेंगे जी से एफ और डी, एफ और डी को जोड़ो बेटा। डी से हम एफ भी आ सकते हैं और एफ से हम डी भी जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? और एफ और डी को, ई और डी को जोड़ो, ई और डी को दो तरफा मार्ग। सर ई और डी भी दो तरफा मार्ग हो गए। अब जी और बी बच गए बेटा, जी और बी बच गए, बी और एफ बच गए। बी और एफ, जी और बी। देखो मैं बी को यहां लूं तो बी और बी से एफ, बी से एफ एक तरफा मार्ग, ये भी हो गया। और जी और बी दो तरफा मार्ग, जी और बी। बेटा बी से जी बी और जी से बी बी। तो ये हमारे रेलवे स्टेशन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, ये हमारे रेलवे स्टेशन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। बी से जी भी जा सकते हैं हम और जी से बी भी जा सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है जरा देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 3 क्वेश्चन पूछे गए बेटा, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पूरे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, नहीं 63, 64, 65, ये 3 क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। अब इस सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? हाँ जी। अच्छा यहाँ पर ई 2 बार आ चुका है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ई से सी है ना ये, तो ई से सी, ई से सी एक तरफा मार्ग है, ई से सी एक तरफा मार्ग है। तो एक काम करते हैं, ई से सी को, ई से सी को मैं यहां से हटा देता हूं। ई से सी एक तरफा मार्ग मैं यहाँ पे बना देता हूं, ई से सी एक तरफा मार्ग ये बन गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड देने हैं। पहली इंफॉर्मेशन है कि सी से एच तक, सी से एच तक यात्रा करते हुए निम्नलिखित स्टेशन में से किसी एक से ही गुजरना होगा। सी से एच तक यात्रा करते हुए निम्नलिखित स्टेशनों में से किसी एक से ही गुजरना होगा। बताओ, अगर हम सी से एच तक जाते हैं, अगर हमें सी से एच तक पहुंचना है, तो हम निम्नलिखित स्टेशन में से किस स्टेशन का सामना करेंगे? अब रास्ता ढूंढो बेटा, ये पजल है, ये कहानी है जो बचपन में अखबार में तुम रास्ता ढूंढते थे, हैं? चूहे को उसके बिल तक पहुंचाते थे, तो ये वही कहानी है, चूहे को उसके बिल तक पहुंचाना है बेटा। तो सी को एच तक पहुंचाओ, कैसे पहुंचाओगे सी को एच तक? पहुंचाओ बेटा सी को एच तक। देखो मेरे भाई, सी से एच जाना है हमें, तो हम सी से जी नहीं जा सकते, हम सी से
ई नहीं जा सकते, क्योंकि सी से जी और सी से ई जाने का रास्ता नहीं है। हम सी से ए जाएंगे, है ना, सी से हम ए जाएंगे, ए से हम पक्का ई की तरफ चलेंगे, और बेटा ई से हम ई से हम ई से हम डी और फिर डी से एच, ई से डी और डी से एच। ये बन गया बेटा सी से एच तक पहुंचने का रास्ता। सी ए ई डी एच, ये बन गया रास्ता सी ए ई डी एच। तो जब हम सी से एच तक पहुंचे तो क्या जी हमारे रास्ते में आया? नहीं आया सर। एफ हमारे रास्ते में आया? नहीं आया सर, एफ हमारे रास्ते में। अब डी और ई सर दोनों ही हमारे रास्ते में आ रहे हैं, डी और ई दोनों ही हमारे रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन आंसर हमें सिर्फ एक देना है। आंसर हमें सिर्फ एक ही देना है, तो यानी कि कोई और भी रास्ता है सी से एच तक पहुंचने का? सी से एच तक बेटा सी के बाद ए आएगा, पक्की बात है, ए के बाद पक्का ई आएगा, पक्की बात है। अब ई के बाद हम डी पर ना जाकर हम ई से जी आ सकते हैं, ई से जी आ सकते हैं हम, देखो ई से जी, और फिर जी से हम बी, जी से बी जा सकते हैं, और ये बी से एच है कि नहीं? इन दोनों के बीच कोई रास्ता है बी और एच के बीच? बी और एच नहीं, ये कोई रास्ता नहीं है, बन क्यों गया फिर? दूसरा रास्ता मिलेगा सी से एच तक जाने का? ऐसे तो दोनों ही ऑप्शन है इस तरफ से। While traveling from C to H, which one of the following station must be passed through? देखो ये 100% कंफर्म है, सी से एच तक पहुंचने के लिए कौन सा जरूरी स्टेशन है। सी से जब हम एच तक जाएंगे तो सी से पक्का हम ए से ए तक पहुंचेंगे, तो बेटा ए मस्ट है, जो कंपलसरी है वो मैं लिख देता हूं। बिना ए के हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम सी से निकलेंगे हम सी से जी की तरफ नहीं जा सकते, हम सी से ई की तरफ डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है कि हमें सी से ए की तरफ चलना पड़ेगा। तो जो जरूरी स्टेशन है वो ए तो जरूरी है, 100% जरूरी है। अच्छा, ए से हम दोबारा सी पर नहीं आएंगे, ए से हम पक्का ई पर जाएंगे, तो बेटा जो कंपलसरी है वो ई भी है। अब आपने यहां पे देखा कि यहां पर ए ऑप्शन नहीं है, ई ऑप्शन है, तो बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो जरूरी है ना, जो जरूरी है उस पे ध्यान दो। तो जब हम सी से एच तक पहुंचेंगे तो बेटा सी से ए जरूरी है, ए से ई जरूरी है, बिना फिर यहाँ पे तो हम रास्ता भटका सकते हैं, यहाँ पे हम रास्ता भटका सकते हैं, लेकिन यहां तक तो जरूरी था, इसीलिए ऑप्शन बी ई इज द राइट आंसर। ये था 63वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, 64वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा। कोई रेलगाड़ी एफ से ए तक स्टेशन को बिना एक बार से अधिक पार किए कितने भिन्न भिन्न रास्तों से जा सकती है? एफ से ए तक। बेटा हमें एफ से ए तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है एफ से ए तक, और कितने रास्ते बनेंगे एफ से ए तक पहुंचने के लिए? तो अगर हम बात करें बेटा, हम एफ से बी की तरफ नहीं चल सकते, हम एफ से डी की तरफ चलेंगे। ये कंफर्म है कि एफ से डी रास्ता बनना ही बनना है, एफ से डी रास्ता बनना ही बनना है। अच्छा, डी की बात दोबारा हम एफ पे नहीं आएंगे। अब डी से दो रास्ते कटते हैं, डी से दो रास्ते कटते हैं। डी से हम डी से हम ई की तरफ भी जा सकते हैं, डी से हम एच की तरफ भी जा सकते हैं, डी से हम ई की तरफ भी जा सकते हैं, डी से हम एच की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, ई पर पहुंचकर फिर से दो रास्ते कटते हैं। ई से हम जी भी जा सकते हैं, और ई से हम डायरेक्ट ए पर भी पहुंच सकते हैं। ई से हम डायरेक्ट ए पर भी पहुंच सकते हैं, और हम रास्ता काट सकते हैं। हम ई से डायरेक्ट ए पर ना पहुंच गए, हम ई से हम जी पर चले जाएं, ई से हम जी पर चले जाएं, और ई से एक रास्ता और करता है, हम ई से जी पर ना जाकर हम ई से सीधा सी पर चले जाएं, ई से सी और सी से ए, ई से सी और सी से ए, और हम एफ डी ई, ई से जी, जी से सी और सी से ए,
और एफ डी एच, और एक रास्ता ये था एफ डी एच, फिर जी सी ए, एच जी सी ए, एच जी सी ए। तो टोटल बेटा 4 रास्ते बनेंगे, कुल मिलाकर ये है। एफ से ए तक पहुंचने के, देखो एफ से डी पहुंचेंगे, डी तो कंफर्म है, रास्ते कटेंगे डी से, तो 2 रास्ते कटे डी से। अच्छा, अब इसके बाद ई से भी 2 रास्ते कटेंगे, ई से 2 रास्ते कटेंगे, एक रास्ता ये कटेगा जी की तरफ, एक रास्ता सी की तरफ कटेगा, ठीक है। हाँ जी, और यहां पर भी ठीक है, एक रास्ता ये बन गया। तो एफ डी ई, एफ डी ई ए डायरेक्ट, एफ डी ई जी सी ए 2, एफ डी ई सी ए 3, एफ डी एच जी सी ए 4। टोटल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो फिगर है ना वो थोड़ी सी क्लियर नहीं बना पाए हम, थोड़ी हौच पौच हो गई है, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा जरूर, मैं मानता हूं इस क्वेश्चन को देखने में, क्योंकि ये जो फिगर है ना ये हम अच्छे से क्लियर नहीं बना पाए, इसीलिए इसको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। बट बात यह है कि कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, मेन चीज है कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कंफ्यूजन हो गया वो बात अलग है, बट कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कंसेप्ट समझ आ गया ना, वो दिखने में कंफ्यूजन है फिगर, लेकिन कंसेप्ट समझ आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो पूछा गया है, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 65। लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 65। जी और सी का मार्ग बंद कर दें, जी और सी का मार्ग अगर हम बंद कर दें, जी और सी का मार्ग अगर हम बंद कर दें, कहाँ है भैया जी और सी का मार्ग, अगर ये मार्ग हम बंद कर दें तो एच से सी तक यात्रा करते समय निम्नलिखित स्टेशन में से किस एक स्टेशन की आवश्यकता नहीं है। एच से सी, बेटा एच से सी जाना है हमें, और हमें जी और सी का मार्ग बंद है, यानी कि हम ऐसे तो नहीं जा सकते। तो अब हम एच से कैसे जाएं सी की तरफ, एच से जी की तरफ हम नहीं चल सकते, ये रास्ता बंद हो गया। एच से, हाँ जी, तो हम एच से जी जाएंगे, सॉरी पहले एच से हम जी जाएंगे, और जी से हम सी की तरफ नहीं आएंगे, हम बी की तरफ आएंगे। एच जी, एच जी फिर बी, फिर हम बी की तरफ आएंगे, और फिर बी से हम एफ की तरफ आएंगे, फिर बी से हम एफ की तरफ आएंगे, फिर एफ से हम डी की तरफ आएंगे, फिर एफ से हम डी की तरफ आएंगे, फिर डी से ई, और फिर ई से सी, डी से ई, और फिर ई से सी। बहुत हौच पौच हो गया, तो किस एक स्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें, हमें ए स्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। काफी हौच पौच हो गया, लेकिन आप इस फिगर को दोबारा से बना लेना अच्छे से, तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है जो शायद आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिला, और वो क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में कि अगर हम 4 वर्टिकल लाइन का यूज करें और 4 हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करें बराबर बराबर की दूरी पर, तो कुल कितने स्क्वायर और वर्ग, कुल कितने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल मिलेंगे हमें, हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर देयर, कुल कितने वर्ग और आयत हमें मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जो आपको मिला नहीं है। अगर हम 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर, अगर हम 4 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल लाइन का यूज करें तो कुल कितने वर्ग और आयत मिल सकते हैं हमें, कुल कितने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल हमें मिल सकते हैं। टोटल इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कुल कितने रेक्टेंगल हैं इंक्लूडिंग स्क्वायर, इंक्लूडिंग स्क्वायर्स। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसको सॉल्व करने की एक बेहद आसान ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, रो कितनी है 3, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है जिसमें स्क्वायर्स इंक्लूड होते हैं। कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई बेटा रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3, तो आंसर आ गया
6 गुणा 6 36, 36 इज द राइट आंसर।